नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास के लिए हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट किए थे उसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 में अगेन हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर की लेखपाल की परीक्षा में पूछे गए हैं आपके ग्राम समाज एवं विकास के टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, खसरा और खतौनी को तैयार कौन करता है, आपको बताना है। तो खसरा और खतौनी को कौन तैयार करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, खसरा और खतौनी को तैयार किया जाता है पटवारी के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, पटवारी के द्वारा जो है खसरा और खतौनी को तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्वदेशी हल क्या है। तो स्वदेशी हल क्या है, तो स्वदेशी हल जो है यह जुताई का एक प्राथमिक उपकरण होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी हल जो होता है यह जुताई का एक प्राथमिक उपकरण होता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ईख की अदसाली किस्म की फसल अवधि क्या होती है, आपको बताना है। तो ईख की जो अदसाली किस्म होती है उसकी फसल अवधि क्या होती है, तो इसकी फसल अवधि होती है 18 माह की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ईख की अदसाली किस्म की फसल अवधि 18 माह होती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही जाएगा, 18 महीने की होती है फसल अवधि जो है ईख की अदसाली की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में 90% जो सिंचाई क्षेत्र है किसके अंतर्गत आते हैं। तो भारत के लगभग 90% जो सिंचाई के क्षेत्र हैं, एरिया है, वे और सतही सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। यानी कि भारत के जो 90% एरियाज है उनकी जो सिंचाई है वो सतही सिंचाई के अंतर्गत की जाती है। सतही सिंचाई के अंतर्गत क्या आता है, आप ध्यान दीजिएगा, जो सतही सिंचाई है इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं भूजल, यानी कि भूजल के द्वारा जो भी सिंचाई की जाती है, जैसे आपका कुआं के द्वारा सिंचाई हो गई और नलकूप के द्वारा, तो इन सभी ये सभी आपके आते हैं सतही सिंचाई के अंतर्गत। आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो भारत में 90% जो सिंचाई का क्षेत्र है वो सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सतही सिंचाई से यहाँ पे आशय होता है भूजल से। तो आप इसे ध्यान दें, यानी कि भूजल से सिंचाई से, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है। तो जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की कुल आबादी थी आपकी कितनी, तो 83.3 करोड़। आप इसे ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण भारत की कुल आबादी थी 83.3 करोड़, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकट में है, आपको बताना है। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था चकबंदी लेखपाल 2015 की परीक्षा शिफ्ट 2 में। तो ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति है अधिक संकटापन्न है, तो आप ध्यान दीजिएगा, सर्प की रसेल वाइपर जो प्रजाति वो काफ़ी अधिक संकट में है। तो राइट आंसर आपका जाएगा रसेल वाइपर, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी, ऑप्शन जो है आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, रसेल वाइपर प्रजाति। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। तो आप सभी को पता होगा, हरित क्रांति से 2 फसलों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, गेहूं और चावल को, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं और चावल इन 2 फसलों को जो है सबसे अधिक फायदा हुआ था हरित क्रांति के दौरान। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है। तो ग्रामीण भारत में जो है प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है। तो यह भी प्रश्न आपका चकबंदी लेखपाल 2015 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो सभी प्रश्न जो है आपके शिफ्ट 2 के हैं जो 2015 में चकबंदी लेखपाल की परीक्षा हुई थी। तो ग्रामीण भारत में जो है प्रत्येक वर्ष लगभग आप ध्यान दीजिएगा 44% टीवी सेटों की बिक्री होती है ग्रामीण भारत में। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 44%। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है इसमें से। तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे जो प्रचलित सिंचाई का स्रोत है इसमें से क्या है,
तो दिए गए ऑप्शंस में से सिंचाई का सबसे प्रचलित स्रोत आपको मिलेगा ट्यूबवेल, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्यूबवेल जो है बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूबवेल से जो है लगभग 45% जो एरिया है वह उसकी सिंचाई की जाती है ट्यूबवेल के माध्यम से, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है अधिया और बटाई, यहाँ पे बटाई होगा, तो अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय में किया जाता है। यहाँ पे बटाई इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अधिया और बटाई इसका जो प्रयोग है किस अभिप्राय से किया जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो अधिया और बटाई शब्दों का जो प्रयोग है ग्रामीण ऋण और कृषि कार्य बैठक के लिए किया जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अधिया और बटाई जो है इसका जो प्रयोग है ग्रामीण ऋण और आपका, सॉरी यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फसल की साझेदारी और कृषि कार्य बैठक में, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका बी और सी दोनों सही हो जाता है, आपका बी और सी, यानी कि अधिया और बटाई शब्दों का जो प्रयोग है किस अभिप्राय में किया जाता है, तो अधिया और बटाई शब्दों का जो प्रयोग है यह फसल की साझेदारी और कृषि बैठक में, कृषि कार्य बैठक में किया जाता है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा फसल की साझेदारी और कृषि कार्य बैठक में जो है आपका अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, बी और सी, यानी कि फसल की साझेदारी और कृषि कार्य बैठक आपका दोनों सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं। तो सिराजी और बसरा इसमें से किसकी उत्तम प्रजातियां हैं, तो कबूतर की, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, सिराजी और बसरा कबूतर की उत्तम प्रजातियां, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, कबूतर की। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारत में सर्वाधिक व सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो मिट्टी समूह है वो कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक व सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है आंधी में हवा की गति कितनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंधी में हवा की गति कितनी होती है, तो आंधी में हवा की गति होती है 80 मील प्रति घंटे से अधिक, आप इसे ध्यान दीजिएगा, 80 मील प्रति घंटे से अधिक आंधी में हवा की स्पीड होती है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है। तो गूटी का जो प्रयोग है आमतौर पर लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा, लीची के संवर्धन के लिए जो है गूटी का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पे मिलेगा, तो शिमला में। कहाँ, तो शिमला में एक जगह है कुफरी, कहाँ, तो शिमला में एक जगह है कुफरी, यहीं पे आपको मिलेगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो दशहरी आम के लिए, आप इसे ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है यह दशहरी आम के लिए फेमस है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा, दशहरी आम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है पकते ही टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पकते ही जो टमाटर होते हैं वे लाल क्यों हो जाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण जो है आपके जो टमाटर होते हैं वे पकते ही लाल हो जाते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध के घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। तो यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दूध का जो घनत्व है वह बढ़ जाएगा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। दूध से क्रीम निकालने की क्रिया कौन सी होती है, तो अपकेंद्री बल के कारण जो है, आप ध्यान दीजिएगा, अपकेंद्री बल के कारण जो है दूध में से क्रीम को निकाला जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है।
और जब यह प्रश्न पूछा गया था 2015 की परीक्षा में, तो उस समय जो पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय तो चेन्नई में हुआ करता था, परंतु 2018 में इस पशु कल्याण बोर्ड का जो मुख्यालय है मद्रास से बल्लभगढ़ हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया गया। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा हरियाणा के बल्लभगढ़ में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर उस टाइम के प्रश्न के संदर्भ में आंसर की बात करें तो जब 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था तो उस समय राइट आंसर आपका था चेन्नई, लेकिन वर्तमान में इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के बल्लभगढ़ में जो है भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय अवस्थित है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग हम करते हैं? तो एथिन यानी कि एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिन को हम इथिलीन के नाम इथिलीन भी कह सकते हैं। तो इसी गैस का जो प्रयोग है कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एथिलीन के अलावा कैल्शियम कार्बाइड का जो प्रयोग है यह भी फलों को पकाने के लिए किया जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, एथिलीन के अलावा कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग भी जो है फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। इसके अलावा अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पीत क्रांति है इसका संबंध हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, पीत क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका तिलहन उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, भूलिएगा मत। वहीं दूध उत्पादन से संबंधित आपकी श्वेत क्रांति है, मछली उत्पादन से आपकी संबंधित है नीली क्रांति, तथा खाद्यान्न उत्पादन से आपकी संबंधित थी हरित क्रांति। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या होता है? तो लहसुन की तीव्र गंध का कारण होता है गंधक यौगिक, जिसको हम सल्फर यौगिक के नाम से भी जानते हैं। तो गंधक या सल्फर यौगिक जो होता है यह लहसुन की तीव्र गंध का कारण होता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? तो टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? तो आम का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, टपका जो है आम की फसल का अंतिम चरण होता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, आम का। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी करता धरता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी करता धरता होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, लेखपाल, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। जो लेखपाल होता है यह ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी करता धरता होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? और इस प्रश्न के आंसर में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसका आंसर मैं आपको पता करके जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। लेकिन अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसका अगर आपको जवाब पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नहीं तो मैं जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें पिन कर दूंगा इसका आंसर। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन बी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो तराई का जो इलाका है, आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में तराई का जो इलाका है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में किस जिले में होती है भी आप याद रखिएगा, तो गोरखपुर। यह भी आपका तराई का ही क्षेत्र है। तो गोरखपुर में जो है उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं जो है आपका मथुरा जो एरिया उत्तर प्रदेश का, इसमें सबसे कम वर्षा दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती होती है? तो उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती होती है? तो देवरिया और गोरखपुर में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देवरिया और गोरखपुर में जो है पटसन की खेती की जाती है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 में जो है ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था? तो लगभग जो है 120 मिलियन जो है शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2019 तक। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम जून 2020 के आंकड़े तक की बात करें, यानी कि 2020 तक का जो आंकड़ा अब तक मौजूद है उसकी अगर हम बात करें, तो वर्तमान में लगभग 104 मिलियन शौचालय बनाए जा चुके हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? यानी कि जो लिंगानुपात है दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा कहाँ पे है?
तो दिए गए ऑप्शंस में से भारत में और मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात आपको मिलेगा जौनपुर में। कहाँ? तो जौनपुर का जो लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो यहाँ का लिंगानुपात कितना है? लगभग 124 है। 1024 है, सॉरी, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या यहाँ पे 1024 है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जौनपुर का जो लिंगानुपात है वह सर्वाधिक है। यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 1024 है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है कितना? तो आप ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का जो आधार है वह निर्धारित किया गया है 32 रुपये। कितना? तो 32 रुपये प्रतिदिन की आय पर जो है यह निर्धारित किया गया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये से कम खर्च करता है वह गरीबी रेखा के नीचे आता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, भारत में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितने दिन के अंदर चुनाव होंगे? तो मान लीजिए किसी कारणवश पंचायतें भंग हो जाती हैं तो उनका चुनाव जो है 6 माह के अंदर होना अनिवार्य होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। वही अगर हम पूरे भारत का जनघनत्व की बात करें तो पूरे भारत का जनघनत्व हो जाएगा आपका 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तो यह लास्ट प्रश्न था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सेट 2 था। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।